हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। आज अपन रिवाइज करेंगे जल्दी से जितने भी चैप्टर्स हमने कर लिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द चैप्टर नंबर 5। हमने सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ मार्केट देखा था। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में आपने सबसे पहले क्या देखा है? मार्केट की डेफिनेशन इन कॉमन टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं? इट्स अ पर्टिकुलर प्लेस और लोकेलिटी वेयर गुड्स आर सोल्ड और परचेज्ड। बट इन इकोनॉमिक्स अपन को वही डिफिनेशन सबको याद रहनी चाहिए। एन अरेंजमेंट थ्रू विच बायर एंड सेलर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस अमॉन्ग देम। फिर आफ्टर दैट हमने क्या देखा? क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, टाइम एंड competition. On the basis of place, local, national, international. On the basis of time, short, very short, short, long, very long. ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के बाद इम्परफेक्ट कंपटीशन। पहले परफेक्ट कंपटीशन बात करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या देखा हमने? सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, फ्री एंड एग्जिस्ट, होमोजेनियस प्रोडक्ट, सिंगल प्राइस। दो परफेक्ट, परफेक्ट नॉलेज एंड परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दो नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। याद आ रहा है क्या? फिर उसके बाद हमने देखा है क्या? इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर तीन है। फर्स्ट मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। ठीक है। आते हैं सबसे पहले मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर। मोनो मींस सिंगल एंड पॉली मींस सेलर। ऐसे मत बोलो मोनो मतलब मैं, ऐसे मत बोलना आप लोग। हाँ, means there is only one seller who control the complete supply over the market and the price. So what is the memory technique of monopoly competition? No single entry for price control. No single entry. No distinguish between firm and industry. Second, no close substitute. ये दोनों याद आए क्या? फिर उसके बाद है सिंगल सेलर, एंट्री बैरियर, प्राइस मेकर एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखो, आप ना सिर्फ मेमोरी टेक्निक से याद रखने की कोशिश करोगे तो नहीं आएगा। कंसेप्ट ध्यान रखो क्या है? मोनोपोली के अंदर क्या रहेगा? और कोई बीच में आपके आड़ी नहीं आने वाला। मोनोपोली मतलब नो डिस्टिंग्विश बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। हमारे पास और कोई भी नहीं है। सिंगल सेलर है, एक ही सेल करेगा। एंट्री क्या है? बैरियर है। यहाँ प्राइस क्या है? मेकर है, यही बनाता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यही कर सकता है, जिसको जो चाहे मन चाहे वो दे सकता है। नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर मार्केट सप्लाई। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोनोपोली कंपटीशन? पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट, सिंपल, लीगल, नेचुरल, डिस्क्रिमिनेटिंग। ठीक है, ठीक है। यही पास आता है। मैं कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा हूं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिमांड। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिमांड? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जॉइंट, कंपोजिट, कॉम्पिटिटिव। सर कितना कंफ्यूजन होता है, मालूम है? ये फिर से ये मिस्टेक के बारे में भी 200 बार बताऊंगा, तब भी स्टूडेंट इधर का उधर, उधर का इधर लिख के आएगा। जबकि डिमांड का कंपटीशन से कोई दूर दूर तक इतना लेना देना नहीं है, तब भी स्टूडेंट क्या उठाएगा? यहां का पॉइंट वहां, वहां का पॉइंट यहां। मिलेंगे भगवान के बच्चे कुछ। आ जाओ एक बार और बोल दो, व्हाट आर टाइप्स ऑफ मोनोपोली कंपटीशन? पब्लिक, प्राइवेट, ज्वाइंट, सिंपल, लीगल, नेचुरल, डिस्क्रिमिनेटिंग। यहाँ क्या है? पब्लिक प्राइवेट है, वहां क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। कितना डिफरेंस है? पब्लिक प्राइवेट का डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्या लेना देना है? बीच में एक ज्वाइंट आ गया जिसने सबको ज्वाइंट कर दिया है। चलेगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर वेरी रियलिस्टिक इन नेचर है। ये सब है, ये है, वो है। मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन को मिक्स करके बनाया गया है। ठीक है, हम यहाँ पास हेडिंग देख लेते हैं, थ्योरी तो देख लेना। सेलर ए बी सी डी ई, सेलर ए बी सी डी ई। तो सेलर क्या है? फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर। बी क्या है? फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर। सी स्टैंड फॉर कॉस्ट कंसेप्ट क्लोज। ऐसे ही याद रखना है, कॉस्ट कंसेप्ट क्लोज। तो कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट, कंसेप्ट ऑफ ग्रुप, क्लोज सब्स्टिट्यूट, ये सब चीजें हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट आता है डी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। भूल गए हो? ई और फ्री एंट्री एग्जिट। ध्यान आ रहा है क्या? इसीलिए वहां पर एफ लगाने की कोशिश करो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। फिर से मैं बोल रहा हूं, किसी को मिस्टेक नहीं होगा। आप क्या करते हो? सिर्फ मेमोरी टेक्निक बोल दिया, अब तो हम मेमोरी टेक्निक याद रखेंगे बस। अरे उसके कंसेप्ट को भी थोड़ा ध्यान में रखो कि यहाँ पास आपको एंट्री एग्जिट फ्री होगी कि नहीं होगी। कंसेप्ट क्या है आपका?
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, परफेक्ट और मोनोपोली का कॉम्बिनेशन है। ओके, सो इसमें क्या रहता है, एग्जांपल भी देखा, मोबाइल वाला कभी भी कोई भी आता है बोलता है क्या आजकल, नथिंग, जीरो, वन, तो कोई कुछ भी आके अपने नाम से ओप्पो, पोप्पो, विप्पो सब निकाल देते हैं। तो क्या है यहाँ पर, फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट है। ध्यान रखने की कोशिश करो। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से क्या समझ में आ रहा है कि दोनों प्रोडक्ट को अपने आप को डिफरेंट, सबका पर्पस एक है लेकिन अपने आप को एकदम अलग बताने की कोशिश करते हैं सब। समझ में आ रहा है? सब फ्रिज क्या करती है बताओ, कूलिंग करती है। सब एसी कूलिंग करती है, लेकिन एक बोलता है हम फिल्टर दे के ऐसा ऐसा हवा निकालेंगे आपके अंदर से। तो मतलब अलग अलग सी बातें चलती हैं। फिर इसी तरह फ्रिज क्या बोलता है रेफ्रिजरेटर के लिए, हम 1 घंटे में आपका आइसिंग करके दे देंगे। कूलिंग टेक्नोलॉजी, हायर ने निकाला ना, नहीं पता, चलो आगे यहाँ पास। फिर लास्ट में आता है आपका क्या, अच्छा, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। और आप इतने इंपॉर्टेंट आंसर को कैसे भूल सकते हो? इसके अंदर 3 चीजें याद है। अरे पहले तो सब पूरे देशवासियों को पता है क्या इसके अंदर 2 चीजों का क्या है, फाइट है। किसका? सप्लाई एंड डिमांड एंड सप्लाई का। डिमांड एंड सप्लाई का ठीक है, लेकिन इन दोनों का क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा। सेकंड में फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बोला। थर्ड में इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड बाय मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। बहुत दिनों से मैं याद दिलवा रहा हूं आपको, ये एग्जाम में समझ लो है। नेक्स्ट आता है आपका क्या, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या आएगा आपका, अनएडवर्टाइजिंग फाइल। अरे ओलिगोपोली में क्या है, फ्यू, कौन, जियो। ध्यान आ रहा है? कुछ कुछ ऐसी कंपनीज है, आपका होमवर्क है इन सब के ना, आप एग्जांपल आइडेंटिफाई करके लाना। सबसे पहले अनएडवर्टाइजिंग फाइल के अंदर अनसर्टेनिटी सबसे पहले है। सेकंड एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग है फाइल। फ्यू सेलर, फ्यू फर्म्स और सेलर। नेक्स्ट आएगा आई इंटरडिपेंडेंस, एल लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एंड लास्ट ई किसके लिए है, एंट्री बैरियर है। और हमने जब कंटेंट पढ़ा था तो ऑलमोस्ट एंट्री बैरियर ही है एक टाइप का। ध्यान आ रहा है? कुछ ऐसा हमने थ्योरी में कंटेंट में घुस घुस के पढ़ा था जब। सो इस तरह से एक बार और बोल दो, आप लोग को नहीं याद आ रहा है ये। अनएडवर्टाइजिंग फाइल, uncertainty, advertising, advertising, file, few firm and seller, I interdependence, L lack of uniformity, E entry barrier। आ रहा है मजा? चलो पैसे निकालो। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 में। बहुत दिनों बाद दूर गांव में इसको पढ़ाया गया था, जो कि आपको अब शायद तक याद आएगा। कहां गया, नीचे गया, ये देखो ये है, ये वही है ना, 3A यही है। ये चार्ट बी क्यों लग रहा है मेरे को, ये, हाँ आपको तो चाट भी नहीं याद है। आलू चाट है, समोसा चाट है, कचौरी चाट है। आओ मेरे देश के प्रेमियों, अभी हमको क्या करने का है, बोलो। रिवाइज करने का है। अच्छा वो बता दिया। इस ये चैप्टर 3A एंड 3B में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत बड़ा है। इसके दो दो चार्ट, टोटल कितने चार्ट हो जाते हैं, 4 चार्ट। और एग्जाम में इतना भर भर के पूछता है कि पता नहीं, आप इसको बस पूछ के पढ़ के चले गए, आप सबको पता ही नहीं है जितना अभी तक हमने पढ़ लिया, आप 80 मार्क्स का एग्जाम लिख सकते हो। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ सही बात कर रहा हूँ। ये खुफिया रहस्य मैंने आपको बताया है। हम नेक्स्ट सेशन में काम करेंगे, एक पेपर उठा लेंगे और पूरा सॉल्व कर देंगे। सॉल्व मतलब डिस्कस कर देंगे, देखते हैं कि क्या 80 मार्क्स आपका कवर होता है कि नहीं। डन। सिर्फ एमसीक्यू में इधर उधर थोड़ा सा तो, हाँ। आज और डिमांड, डिमांड क्या है, डिजायर प्लस विलिंगनेस प्लस एबिलिटी टू पे। सो ध्यान आ रहा है क्या कुछ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं यही समझता हूँ कि मेरे सारे बच्चे मेरे साथ बहुत समय से साथ में है। इंट्रोडक्शन में डिमांड मीन्स डिजायर, आपके अंदर की भावना, कल्पना, आकांक्षा, कामना, जो अंदर की उत्तेजना है, उसी को बोलते हैं क्या, डिजायर। बट दैट डिजायर इज ऑफ कंप्लीटली नो यूज until and unless which is backed by willingness and ability to pay। आप अच्छे बच्चे हो, आपके अंदर ये दोनों चीजें नहीं है, इसलिए वो डिजायर किसी काम की नहीं है। इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे, एंड डिमांड इज एन इफेक्टिव डिमांड। और वो इफेक्टिव डिमांड कब बनती है, जब आपकी डिजायर के साथ जब क्या आ जाए, विलिंगनेस प्लस एबिलिटी आ जाए, तो वो डिमांड क्या बन जाती है, इफेक्टिव डिमांड। बड़ा मजा आ रहा तुमको?
फीचर में क्या लिखा है, ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है, एसेंशियली एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू प्राइस एंड टाइम। अपन ने समझा हुआ है, फीचर्स में ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं डिमांड शेड्यूल में। हाँ, इसको तो बड़े अच्छे से पढ़ते हैं। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ध्यान आ रहा है क्या? हाँ, demand schedule is a tabular representation of a functional relationship between the quantity demanded and price। क्या मजा आएगा ना एग्जाम में आ जाओ और आप जब लिखोगे तो मन की खुशी तो मतलब। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर, ऐसे भी यहां भी ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर ऑफ अ एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये वाला स्टेटमेंट जो लास्ट वाला है ना, हमेशा सप्लाई हो, डिमांड हो, यूटिलिटी हो, हर जगह लगता है। एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या हो जाएगा? टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय all the consumer at a given price at a particular period of time। नेक्स्ट इसके अंदर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। एक्सपर्ट हो आप लोग, हाँ? Oh my God, one of your favorite answer, Ted picks Pauna। आ जाओ, what are the determinants, what are the factors affecting demand? ऐसे कौन कौन से देश के वो तत्व हैं जो डिमांड को हिला के रख देते हैं? ऐसे ही पढ़ लेंगे इसको। So what are the determinants, what are the factors of economy which affects what? Demand। Ted picks Pauna। बिना देखे देखते कौन कौन बोलता है? T stands for taxation policy, E stands for expectation about future price, T stands for taste, habit and fashion, P population, I income, C price of complementary goods, S price of substitute goods, P price, A advertisement, O other factor, ना नेचर ऑफ प्रोडक्ट। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत पसंद आया। और ये वही उसके बाद का, एक बार और बोलना है क्या? नहीं ना यार, एक एक बार ऐसे एक बार और बोल लो, उससे ज्यादा दिन तक याद रहेगा। जिसको नहीं याद आ रहा है, मेरा हमेशा साथ में हूं मैं आपके। आप सिर्फ 2 बार देख के बोलो, तीसरी बार आपको लग रहा होगा मेरे को क्यों नहीं आ रहा, आप देख के बोलो तो 2 बार के बाद देश के किसी भी कोने में कोई भी बैठा हो, तब भी उसको वही आवाज मेरी सुनाई देगी जैसे आपको सुनाई दे रही है। तो आप 2 बार बोलिए, आपको खुद की आवाज खुद तक पहुंच जाएगी। लेकिन आपको एक बार बोल के, 1 से 2 बार बोल के देखना है। आप आपके पास नोट्स है, देखिए, पड़ोस आपके पास नहीं है तो पड़ोसी से छीन लीजिए। आओ। टेट पिक्स पाउना। टी taxation policy, E expectation about future price, T taste habit and fashion, P population, I income, C price of complementary goods, S price of substitute goods, P price, A advertisement, O other factor, ना nature of product। What are the types of demand? किस किस विचित्र प्रजाति के डिमांड पाए जाते हैं? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जॉइंट, कंपोजिट, कॉम्पिटिटिव। एक बार फिर से, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जॉइंट, कंपोजिट, कॉम्पिटिटिव। नेक्स्ट आते हैं हमारे नेक्स्ट चार्ट में। ये वाला कौन सा चार्ट है? आलू चार्ट, बटाटा आप बोलते हो, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड। मालूम है आपने 7.5 मार्क्स कवर कर लिया, अभी 7.5 मार्क्स और कमाने वाले हो, फिर उसके बाद 7.5, टोटल कितने मार्क्स कवर होते हैं? 3 मार्क्स नहीं, 30 मार्क्स। आ जाओ मेरे देवी और देवताओं। डिमांड एनालिसिस का, लॉ ऑफ डिमांड का अभी कंसेप्ट आता है। इंट्रोडक्शन में बोला है, इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल इन हिज प्रिंसिपल ऑफ बुक्स इन 1890। हाँ, ठीक है। चलो, एक्सप्लेन द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन द, देखो उनका प्यार दिख ही रहा है। प्यार में दुश्मन आए, ठीक है भाई। यहाँ पलट जाता है किसी का प्यार किसी के साथ भी। आजकल लड़के भी नहीं बचे। आज इसका वो नहीं आया तो उससे काम चला यार। छी, वैसे लॉ ने परमिट किया है, कोई बात नहीं। लॉ, ये देखो, ये भी लॉ बोल रहा है। लॉ क्या बता रहा है? एक्सप्लेन द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। एंड इसका फंक्शन क्या है? डिमांड ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी एक्स। dx क्या है? डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स। एंड f क्या है? फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट एक्स। ये उन्हीं को समझ में आ रहा होगा जिन्होंने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा है। क्या मैं बोलना चाहूँ? ओ माय गॉड, ये तो फिर से आपकी जिंदगी का मतलब
प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जी ने बोला है, अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट, higher the price of a commodity, lower the quantity demanded, and lower the price of a commodity, higher the quantity demanded. वाह, कौन पढ़ाता है आपको? अरे आवाज नहीं आई, कौन पढ़ाता? नहीं मजा आया। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के क्या अजम्पशन लिए गए? नो टेट पिक्स। कितना अच्छा आंसर। पता नहीं देश वाले कितने लोग बच्चे जूझते होंगे ना, उनको जब ये पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है टेक्नोलॉजी। जो अपन ने वहां पढ़ा है उसी का क्या कर रहे हैं यहाँ पर अपन, उल्टा कर रहे हैं। क्या है? नो टेट पिक्स, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, नो चेंज इन expectation about future price, no change in taste, habit and fashion, no change in the price of population, no change in the size of population, no change in the income या constant level of income, no change in price of complementary goods, no change in the price of substitute goods. That's it. और इसके अंदर का कंटेंट तो वाओ। क्या है? इट इज एज्यूम दैट, इनकम का बोलते हैं, इट इज एज्यूम दैट income will remain constant, if income change demand will also change. और ज्यादा बढ़ाना है तो it is assumed that, सुनना, it is assumed that the income of a consumer will remain constant, if income increase demand will also increase, and if income decrease demand will also decrease. और बढ़ाना है? नहीं ना, फिर बस हो गया ना। नेक्स्ट आते व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्या क्या एक्सेप्शंस हैं? टू गुड गिफ्ट्स, फर्स्ट टू गुड्स क्या है? फर्स्ट इज प्रेस्टिजियस गुड्स एंड सेकंड इज हैबिचुअल गुड्स। देयर आर टू गुड्स, फर्स्ट इज हैबिचुअल गुड्स एंड सेकंड इज प्रेस्टिजियस गुड्स। गिफ्ट्स क्या है आपका? पहले हिप्स था, अभी गिफ्ट्स हो गया, पहले डिप्स था, अभी गिफ्ट्स हो गया। क्या करें, जमाने के हिसाब से सब बदलना पड़ता है। गिफ्ट्स क्या है? गिफ एंड पैराडॉक्स। कौन बताएगा ये गिफ एंड पैराडॉक्स कौन थे? इकोनॉमिस्ट थे। अभी कुछ देर बाद बोलोगे रामालिंगा राजू थे, देवेंद्र फडणवीस थे। हाँ लेकिन नाम तो बता दो बंदे का भाई। क्या? डिम्पल? डिम्पल बोल रहे भाई, क्या? कहां से आते हैं ये लोग? माय गुडनेस। रॉबर्ट गिफन, ये बंदा ढूंढ रहे हो तुम लोग यार, पूरी क्लास में एक भी रॉकी नहीं निकला। क्यों रॉकी भाई? रॉबर्ट गिफन को आप ऐसे भूल जाओगे क्या? क्या? अच्छा, सर रॉबर्ट गिफन है। अरे भैया तुमको रॉबर्ट नहीं आ रहा था, सर याद आ रहा है तुमको। भाई बोल दो सर रॉबर्ट गिफन। अच्छा वो नहीं हुआ, ये बोले निर्मला सीतारमन। कुछ भी बोलने का है। आई स्टैंड फॉर ignorance, P stands for price illusion, and S stands for speculation. एक बार जल्दी से सब बोल देते। टू गुड गिफ्ट्स क्या है? टू प्रेस्टिजियस गुड्स एंड हैबिचुअल गुड्स। G gift and paradox, I ignorance, P price illusion, and S speculation. मेरे देश के भविष्य, कुछ लोग ना चीख चीख के जितना बोलोगे उतना ज्यादा दिन तक आपकी आवाज आपके अंदर तक पहुंचती रहेगी। तो एक बार आखिरी बार बोल दीजिए। अब इसमें भी लोग राड़ा घालते हैं, बोलना ऐसे ही पड़ेगा। अब पूछा है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, वो लिख के आएंगे क्या बताओ? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। और लॉ ऑफ डीएमयू पूछेंगे तो लिख के आएंगे लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन। उनको सिर्फ आंसर याद है, थोड़ा अंदर से भी वो भी तो सोचो आखिर चल क्या रहा है, क्या लिख रहे हैं, क्या हेडिंग है। वो ना सिर्फ भगवान के बच्चे, लेकिन बस मेरे कारण थोड़ा सा मेरे भी बच्चे हो जाते हैं, तो इसलिए कुछ तो लिख देते हैं। आ जाओ, लास्ट टाइम बोल दो। टू गुड गिफ्ट्स क्या है? हैबिचुअल गुड्स एंड प्रेस्टिजियस गुड्स। गिव एंड पैराडॉक्स, इल्यूजन, प्राइस स्पेकुलेशन, नहीं प्राइस इल्यूजन एंड स्पेकुलेशन, एंड आई क्या है? इग्नोरेंस। चलो आ जाओ नेक्स्ट आते हैं। ओ माय गॉड, ये भी आपका एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। कॉपी। कॉपी क्या कॉपी करने वाले हो आप लोग? पहली बात तो क्वेश्चन क्या है? आपको कॉपी याद रहेगा, क्वेश्चन ही नहीं याद रहेगा। चेंज इन डिमांड एंड वेरिएशन इन डिमांड। पहला कौन सा करना है? चेंज इन डिमांड।
change in demand due to change in other factors and price will remain constant. For example, tet picks आओ ना, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल टेट पिक्स आओ ना, ध्यान आ रहा है क्या? ये पी का पी चला जाएगा, आओ बचेगा बस, बाकी सारे आप हेडिंग लिख सकते हो. कितना बड़ा आंसर लिख सकते हो ना आप लोग. देखो अब आते हैं क्या, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर. अरे इसको संभालो, इसको इतना भर भर के पढ़ाया है. उसको ना समझ में नहीं आता, बेचारा रात को उठ के जाता है यहाँ से सीए फाउंडेशन के बैच से, फिर सुबह जाता है, रात को सोता नहीं है, सोता पता नहीं, सुबह बेचारा फिर आके बैठ जाता है. उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है उससे पूछो. और कॉलेज है तो पीछे पड़ा ही है, ये सबमिशन वो सबमिशन ये टेस्ट, पता नहीं जिंदगी तुम्हारी. कोई बात नहीं बच्चा. चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट. इसके अंदर दो हेडिंग आएंगी, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड. ध्यान आ रहा है क्या? अब यहीं से देखने की कोशिश करें, इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन फेवरेबल चेंज इन other factors and price will remain constant. For example, tet picks आओ ना. फिर next आएगा decrease in demand due to unfavorable change in other factors and price will remain constant. For example, tet picks आओ ना. आ जाए क्या? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आप तक पहुंच रहे? नहीं मैं सही बोल रहा हूं. हाँ सर सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो. अरे आप बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? चलो इसको बोल के बताना. Variation in demand due to change in price and other factors will remain constant like tet picks आओ ना. कुछ लोग को कंसेप्ट समझ में आ रहा, दोनों जगह लाइक फॉर एग्जांपल पूछ दियो. हाँ समझ में आ रहा है ना क्यों टेट पिक्स आओ ना लिख रहे हैं? नहीं तो बस सर ने बोला है अब लिख रहे हैं. नेक्स्ट आता है वेरिएशन में क्या होता है, एक्सपांशन इन सब डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. एक्सपांशन इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन द प्राइस. डिमांड एक्सपांड कब होगा, इंक्रीज कब होगा? जब प्राइस फॉल होगी. एक बार फिर से, expansion in demand due to fall in the price and other factors will remain constant like tet picks आओ ना. Contraction in demand due to rise in price and other factors will remain constant like tet picks आओ ना. डायग्राम वगैरह सब बना के बढ़िया भर भर के आपको पढ़ाया मैंने, ठीक है. ध्यान आ रहा है? यहाँ बनाया, इतने बार बनाया, कितने बार बनाया? हाँ चलो हर जगह बनाया. आ जाओ बच्चों. डाउनवर्ड स्लोप, DMU is CM. DMU stands for Law of Diminishing Marginal Utility. I, Income Effect. S, Substitution Effect. C, a new consumer. And M stands for Multipurpose Scope. Use. Multipurpose uses. एक बार फिर से बोलते हैं. DMU is CM. DMU क्या है आपका? Law of DMU. I, इनकम इफेक्ट. S, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. C, न्यू कंज्यूमर के बारे में बोला है. M, मल्टीपर्पज यूजेस के बारे में बोला है. ठीक है, एक बार और लास्ट टाइम. DMU, लॉ ऑफ DMU. I, इनकम इफेक्ट. S, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. M, मल्टीपर्पज यूजेस. एंड C इज न्यू कंज्यूमर. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे किसमें, 3B के चार्ट नंबर फर्स्ट में. चलो क्या बोल रहे हैं यहां पास इंट्रोडक्शन में, क्या पहले बुराई करेगा. लॉ ऑफ डीएमयू डज नॉट एक्सप्लेन द इनवर्स रिलेशन. लॉ ऑफ डीएमयू shows that there is an inverse relationship between the price and the quantity demanded. Law of demand does not explain the quantitative relationship between the price and quantity demanded. फिर उसके बाद बोलेगा क्या, लॉ ऑफ डिमांड फेज 2 हो गया. Therefore प्रोफेसर अल्फा मार्शन explains the concept of elasticity of demand, in which they have given the concept the elasticity of demand refers to a responsiveness of a quantity demanded to a responsiveness of a price, या कि change towards change in the price or any other factor. तो यहाँ इसके कंसेप्ट से ही समझ में आ रहा है, सिर्फ प्राइस के चेंज होने से कितना चेंज होगा डिमांड, ये बस नहीं बताया है.
प्राइस के साथ टेट फिक्स पाउंड ना के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होगा सब बता दिया। किसने? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। और वो कौन सा फैक्ट कैसा बनाया है उन्होंने, वो हमारे सेकंड उसमें दिया हुआ है। माय गुडनेस, इतना नीचे है, कहाँ गया? और नीचे खत्म हो जाएगा। प्रोड्यूसर बिहेवियर आ गया साइड में। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो कौन से कंसेप्ट दिए उनको जल्दी से बात करते हैं। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर आता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। Cross elasticity of demand, percentage change in quantity demanded of a commodity A divided by percentage change in price of commodity B। ठीक है, इसके अलावा पॉपुलेशन का बोलेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। समझ में आ रहा है क्या? तो किसी भी चीज के ऊपर बना सकते हो। नेक्स्ट हम इसके अंदर आता है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें आता है परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक। ध्यान आ रहा है क्या? परफेक्टली इलास्टिक में फुल इलास्टिक डिमांड रहेगा, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं रहेगा। परफेक्टली इनइलास्टिक में डिमांड कुछ चेंज नहीं होगा, प्राइस बहुत ज्यादा चेंज होगा। यूनिटरी इलास्टिक में जितना प्राइस चेंज होगा उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा। परफेक्ट रिलेटिवली इलास्टिक में डिमांड ज्यादा इलास्टिक रहेगा एज कंपेयर टू द प्राइस। नाम में क्या लिखा है? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो डिमांड क्या है? ज्यादा इलास्टिक है एज कंपेयर टू द प्राइस। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, तो डिमांड कम इलास्टिक है एज कंपेयर टू द प्राइस, या कि प्राइस ज्यादा इलास्टिक है एज कंपेयर टू द डिमांड। बोलने का तरीका है। फिर से बोलूं क्या? किसको किसको चाहिए? कुछ अलग बोला है क्या? नहीं। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके अंदर सबसे पहला आता है रेशियो मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड, अर्थमेटिक मेथड, परसेंटेज मेथड। सबका नाम अनेक है, हम एक। साईं बाबा। चलो, तो रेशियो मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड के अंदर यही वाला जो आपका एग्जांपल है, ये पूरा का पूरा उसके अंदर ठूस देने का है। ठीक है, फिर आता है आपका क्या? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। उसके अंदर क्या आएगा? इसको टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं। और इसके अंदर क्या रहता है? मेन आपको कंटेंट याद नहीं आ रहा, मेरे नोट्स में थोड़ा इधर उधर है, आप अच्छे से बना लेना इसको। इसको आपको इसीलिए देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है पहले से। हाँ, बुक से आपको देख के बोलना है। इसके अंदर तीन चीज आती है, ध्यान करो क्या क्या है। एक है परफेक्टली इलास्टिक, ध्यान ही नहीं आ रहा कुछ। माय गुडनेस, मतलब नोट्स में नहीं है तो सब एकदम टन टन ठंडा। हाँ, एकदम गुल। कहां तक जाओगे ऐसे? कुछ लोग तो ढूंढ रहे हैं, मिल भी नहीं रहा बेचारों को। मिल गया? मिल गया। कौन कौन से तीन पॉइंट है? रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, तो ये तीन हमारे क्या थे? पॉइंट थे इसके अंदर। और क्या था इसके अंदर? टोटल एक्सपेंडिचर। रिलेटिवली इलास्टिक कब रहेगा? जब हमारा एक्सपेंडिचर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। जब हम रिलेटिवली इलास्टिक, जब हमारा एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। यूनिटरी इलास्टिक क्या होगा? चेंज हो रहा है तब भी हमारा क्या है? टोटल आउटले पॉकेट से इक्वल है। ध्यान आ रहा है क्या? ये देखो, ध्यान आ रहा है? इलास्टिक ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 एंड लेस देन 1। क्या है? जब हमारा आउटले हमारा कम हो रहा है तब हमारा क्या होगा? इस टाइप से दिखेगा। ये फॉर्मूला नहीं है, ये कोई R&D किया हुआ है। हाँ, यहाँ पास ये फॉर्मूला मत लगा लेना, इसी से एनालिसिस होता है। जब पहले 100 था और अभी कितना आउटले है? 60, तो रिलेटिवली इलास्टिक है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड। ये ऐसा टेक्नोलॉजी निकाला गया है कि एक आपका क्या है? कर्व होता है। पहले समझो, एक कर्व होता है लीनियर कर्व जो कि स्ट्रेट लाइन होती है, एक होता है नॉन लीनियर कर्व जो क्या रहती है? कर्व लाइन रहती है। इस दोनों लाइन में, ये ग्राफ पेपर है, समझ लेना, ये ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर में कहीं पास भी इस कर्व में, डी डी इज अ डिमांड कर्व, इस कर्व में कहीं पास भी कोई भी पॉइंट दे दे, कर्व है ना ये, कोई भी पॉइंट दे दे और ये बता देगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की स्थिति क्या है, क्या पोजीशन है उसकी इलास्टिसिटी। जैसे यहां पास दे रहा है तो आप लोग बोल सकते हो क्या है? यूनिटरी। कैसे पता चला? अंतर्यामी है। समझ में आ रहा? इसके भी कर्व में एकदम सेंटर में आ गया, यूनिटरी है, ऊपर आ गया। तो हमने इसको कैसे याद किया? दूसरा तरीका है, ऊपर से जो चालू होगा वो क्या रहेगा? इनफाइनाइट, रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी,
रिलेटिवली इनइलास्टिक एंड जीरो इलास्टिसिटी, मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक। ध्यान आ रहा है कुछ? ईडी इनफाइनाइट, इलास्टिक डिमांड यहाँ ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1, 0। अब आपको ना मैं, और यहाँ का पॉइंट ऑफ ईडी जो हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या है? लू। ध्यान आ रहा है? लू, लोअर सेगमेंट ऑफ अ डिमांड कर्व, और डिमांड कर्व बिलो अ गिवन पॉइंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट ऑफ अ डिमांड कर्व अबव अ गिवन। आपको लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट भी लिख के आओगे तो एग्जाम में बोलता बस बहुत हो गया, तू अब रुलाएगा क्या पगले। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करना, आपको आता है तो पक्का रुला के आओ उसको, पूरा लिख के आने का। लोअर सेगमेंट ऑफ अ डिमांड कर्व बिलो अ गिवन पॉइंट एंड अपर सेगमेंट ऑफ अ डिमांड कर्व अबव अ गिवन पॉइंट। यहाँ लोअर है तो बिलो आएगा। और क्या चाहिए तुमको जिंदगी में? कुछ इस टाइप से हमने बहुत बार डायग्राम बना के देखे हैं, देखो। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में हमने ईडी परसेंटेज ई क्यू डिवाइड बाय पी इनफाइनाइट आ रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये तो स्टूडेंट भूल ही जाता है किसमें, यूनिटरी इलास्टिक में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है इसको। एंड यहाँ पास फ्लैटर स्लोप है और यहाँ स्टीपर स्लोप है। और कुछ नहीं है, ग्रेटर देन लेस देन ये सब तो चलता रहेगा। अब क्या बचा हमारा? आ जाओ बच्चों, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग? सो चलो यहां पास अनचेंज द ड्यूरेबल टाइम क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं? अनचेंज द ड्यूरेबल टाइम, अनचेंज अर्जेंसी, यू स्टैंड फॉर अर्जेंसी ऑफ नीड्स। तो उसके कारण क्या होगा समझ में एक आएगा, नेचर ऑफ कमोडिटी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, हैबिचुअल गुड्स या हैबिट्स, ए अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, आई इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड नंबर ऑफ यूजर्स, ड्यूरेबिलिटी, टाइम, टाइम पीरियड। एक बार और बोलेंगे, देखो अभी क्या है, किसी को याद आ रहा क्या? नहीं याद हो रहा। कितने बार बोलना है? देखो 2 से 3 बार बोलना है, अपने आप याद हो जाएगा। यू क्या है आपका? अर्जेंसी ऑफ नीड के ऊपर है। एन स्टैंड्स फॉर नेचर ऑफ कमोडिटी, सी इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, H is habits, A availability of substitutes, I is the income of consumer, N is the number of uses, durability, time। तो देखो टाइम पीरियड पता है, ड्यूरेबिलिटी पता है, N नंबर ऑफ यूजर्स रहेगा, I इनकम रहेगा, I तो हर जगह इनकम ऑफ कंज्यूमर रहता है, A अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स के बारे में बोला है। तो मैं क्या बोल रहा था यहाँ पास का ना, सब्स्टिट्यूट के बारे में मेन इंपॉर्टेंट आ रहा था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक ये हो रहा था। आई हमारा इनकम पूरे टाइम सेम है, ओके। नेचर ना हमारा सेम है, ध्यान आ रहा है कुछ? किससे? टेट फिक्स पाउना से। इसलिए मैं बोल रहा था इन लाइन विथ हो सकता है। हैबिट हमारा सेम है। अब क्या चाहिए था? टेट, टेट का यहाँ पास क्या कर देते, टाइम कर लेते। समझ में आ रहा क्या? टी, ई क्या है यहाँ पास? कुछ नहीं है। दोबारा टी है क्या? नहीं है। तो यहां पास पिक है क्या? यहां पास ठीक है, बाद में देख लेना। अनचेंज द ड्यूरेबल टाइम, हम हमारा क्या है? यू अर्जेंसी ऑफ नीड, मैं लिख देता हूं, यू अर्जेंसी ऑफ नीड, एन नेचर ऑफ कमोडिटी, सी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एच हैबिट्स, ए अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, आई इनकम ऑफ कंज्यूमर, एन नंबर ऑफ यूजर्स, ड्यू ड्यूरेबिलिटी, टाइम, टाइम पीरियड। ओके, एक बार unchain the durable time, U urgency of needs, N nature of commodity, C complementary goods, H habit, A availability of substitute, I income of consumer, N number of users, durability, time, time period। एक बार और, U urgency of needs, N nature of commodity, C complementary goods, H habit, A availability of user, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, आई इनकम ऑफ कंज्यूमर, नंबर ऑफ यूजर्स, ड्यूरेबिलिटी, टाइम, टाइम पीरियड। हो तो गया। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस। पूरा लिखना, नहीं तो आप इंपॉर्टेंट लिख लोगे तो आपको लगेगा एग्जाम में आने वाला है। हाँ आ सकता है। इसका क्या है? पब्लिक एक्सपेंडिचर इज इंपॉर्टेंट टू प्रोगोफोना। इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पास क्यों लिखा है, कोई बताएगा मेरे को? ये कैपिटल कर लेना, सब जगह इंपॉर्टेंस लगा है। प्रोगोफोना, गोप्रोफोना, प्रोगोफोना, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक
utilities, expenditure is proportion of expenditure. Pro producer, importance to a producer, importance to a government, importance to a foreign trade, importance in factor pricing. एक बार इसको memory technique. Public utilities, expenditure, proportion of expenditure, importance to producer, importance to government, importance in a foreign trade, importance in a factors of factor pricing. ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बार और. पब्लिक यूटिलिटीज, proportion of expenditure, importance to producer, importance to government, importance in a foreign trade, importance in a factor pricing. समझ में आ रहा है क्या? So this way we have completed the 3A part, or what 3A and 3B though also. Okay, 3A and 3B both are completed. So this way, that's it for today. See you all in the next lecture. Take care. Bye bye.